चैप्टर 10 ध्वनिकी शिक्षण ढांचा। ध्वनि के सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए एक व्यावसायिक मार्गदर्शिका। एक पाठ्यक्रम वास्तुकार के रूप में हमारा प्राथमिक उद्देश्य भौतिकी की अमूर्त अवधारणाओं को छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभवों से जोड़ना है। यह मार्गदर्शिका ध्वनि विज्ञान अकूस्टिक्स को एक व्यवस्थित और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। 1. प्रस्तावना। शिक्षण में ध्वनि विज्ञान का महत्व। विज्ञान पाठ्यक्रम में ध्वनि का अध्याय केवल तरंगों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के प्राथमिक संचार माध्यम की वैज्ञानिक व्याख्या है। शिक्षण के आरंभ में दैनिक जीवन के उदाहरण जैसे स्कूल की घंटी का बजना, किसी के पदचाप फुटस्टेप्स सुनकर उसकी आहट पहचानना, या लुका छिपी के खेल में आंखों पर पट्टी बंधे होने के बावजूद खिलाड़ी की दूरी का अनुमान लगाना, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के रणनीतिक उपकरण हैं। शिक्षण उद्देश्यों का रणनीतिक विश्लेषण। इस शिक्षण ढांचे के सफल कार्यान्वयन के पश्चात छात्रों को निम्नलिखित जटिल अवधारणाओं के विश्लेषण में सक्षम होना चाहिए। ध्वनि की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी भौतिक क्रिया कंपन, संचरण के लिए माध्यम की अनिवार्यता और निर्वात की सीमाएं, मानव श्रवण तंत्र की जैविक और भौतिक कार्यप्रणाली, ध्वनि के अभिलक्षणों, आयाम और आवृत्ति का सामाजिक और स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये ढांचा हमें प्रत्यक्ष अनुभवों से ध्वनि के मूल भौतिक आधार कंपन की ओर ले जाता है। 2. ध्वनि का उद्गम। कंपायमान वस्तुओं की भूमिका। ध्वनि उत्पादन के केंद्र में कंपन वाइब्रेशन स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति मीन पोजीशन के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली तीव्र गति को कंपन कहते हैं। सिद्धांत का विश्लेषण। विभिन्न गतिविधियों जैसे एक्टिविटी 10.1 के माध्यम से यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि ध्वनि और कंपन अविभाज्य हैं। जब हम एक धातु की थाली पर चोट करते हैं तो वह ध्वनि के साथ साथ कंपन उत्पन्न करती है। स्रोत सामग्री के अनुसार एक महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि जैसे ही थाली ध्वनि उत्पन्न करना बंद करती है, उसके कंपन भी समाप्त हो जाते हैं। ये सिद्ध करता है कि कंपन ही ध्वनि का प्राण है। वाद्य यंत्रों और उनके कंपायमान भागों का वर्गीकरण। वाद्य यंत्र मुख्य कंपायमान भाग। ध्वनि परिवर्तन का मुख्य कारक वीणा, सितार तानित डोरी, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तार की लंबाई और कसावट तबला, मृदंगम तानित झिल्ली, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, झिल्ली का तनाव और प्रहार, बिंदु बांसुरी वायु स्तंभ, ए कॉलम, छिद्रों को बंद करने से वायु की लंबाई। मंजीरा, घटम, नूट स्वयं पूरा यंत्र, मिट्टी या धातु, चोट करने की तीव्रता और यंत्र का आकार। इकतारा तानित तार तार में उत्पन्न होने वाला तनाव। 3. मानव वाक यंत्र। स्वर उत्पादन की जीव विज्ञान और भौतिकी। मानव शरीर में ध्वनि का उत्पादन वाक यंत्र या कंठ लैरिंक्स द्वारा होता है। ये श्वास नली के शीर्ष पर स्थित एक विशेष संरचना है। लैरिंक्स और वाक तंतुओं की भौतिकी। कंठ के भीतर 2 वाक तंतु वोकल कॉर्ड्स इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच से वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी स्लिट बनी रहती है। जब फेफड़े वायु को इस झिरी से बाहर धकेलते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं। मांसपेशियों की भूमिका। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां उन्हें तंग और पतला टाइट एंड थिन या ढीला और मोटा लूज एंड थिक बना सकती हैं। जब तंतु तंग और पतले होते हैं तो उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और गुणवत्ता ढीले तंतुओं से भिन्न होती है। लैंगिक और आयु आधारित भिन्नता। पुरुष वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है। महिलाएं वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। बच्चे इनके वाक तंतु अत्यंत छोटे होते हैं।
जिसके कारण उनकी आवाज का तारत्व पिच अधिक होता है। 4. ध्वनि का संचरण। माध्यम और निर्वात का विश्लेषण। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित हो सकती है। माध्यमों का तुलनात्मक विश्लेषण। 1. गैस। वायु के माध्यम से ध्वनि का संचरण सबसे सामान्य है। 2. द्रव। जल के भीतर घंटी बजाने पर ध्वनि सुनाई देती है, जिससे व्हेल जैसे जीव संवाद करते हैं। 3. ठोस। ध्वनि ठोस पदार्थों में सबसे प्रभावी ढंग से चलती है। धातु के स्केल या लकड़ी की मेज के एक सिरे पर खरोंचने पर दूसरे सिरे पर ध्वनि का स्पष्ट सुनाई देना इसका प्रमाण है। खिलौना टेलीफोन, टॉय फोन में ध्वनि डोरियों के माध्यम से संचरित होती है। निर्वात, वैक्यूम का प्रदर्शन। मोबाइल और गिलास की गतिविधि। शिक्षक इस प्रदर्शन के माध्यम से शून्य माध्यम के प्रभाव को समझा सकते हैं। चरण 1. एक सूखे कांच के गिलास में सेल फोन रखें और उस पर कॉल करें। घंटी स्पष्ट सुनाई देगी। चरण 2. गिलास के किनारों को अपने हाथों से घेरें और अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाएं। चरण 3. कॉल के दौरान गिलास से हवा को अंदर खींचें। आप पाएंगे कि जैसे जैसे हवा कम होती है, घंटी की आवाज धीमी होती जाती है। निष्कर्ष। यदि गिलास से सारी हवा निकाल दी जाए, तो ध्वनि पूरी तरह बंद हो जाएगी क्योंकि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। 5. श्रवण यांत्रिकी। जैविक संचरण और मस्तिष्क का समन्वय ध्वनि को ग्रहण करने की प्रक्रिया कान की कीप, फनल जैसी बाहरी बनावट से शुरू होती है। कर्णपटह, ईयरड्रम की कार्यप्रणाली। कान की नली के अंत में एक पतली तानित झिल्ली होती है जिसे कर्णपटह, ईयरड्रम कहते हैं। यह एक खींचे हुए रबर की शीट की तरह कार्य करता है। 1. ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। 2. कर्णपटह इन कंपनों को आंतरिक कान, इनर ईयर तक भेजता है। 3. वहां से इन संकेतों को तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, जहां ध्वनि का विश्लेषण होता है। महत्वपूर्ण नोट। सुरक्षा निर्देश। शिक्षकों को छात्रों को सचेत करना चाहिए कि वे कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु न डालें। ये कर्णपटह को क्षतिग्रस्त कर सकता है, जिससे श्रवण शक्ति स्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है। 6. ध्वनि के अभिलक्षण, आयाम, आवृत्ति और उनके प्रभाव। ध्वनि की पहचान उसके दो मूलभूत गुणों, आयाम, एम्पलीट्यूड, और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, से होती है। प्रबलता, लाउडनेस, ये कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। प्रबलता आयाम के वर्ग, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, के समानुपाती होती है। यदि आयाम 3 गुना बढ़ता है, तो प्रबलता 9 गुना बढ़ जाएगी। डेसिबल, डीबी, तुलनात्मक तालिका। ध्वनि का स्रोत, प्रबलता स्तर, डीबी, सामान्य श्वास, 10 डेसिबल्स, मंद फुसफुसाहट, 5 मीटर की दूरी पर, 30 डेसिबल्स, सामान्य वार्तालाप, 60 डेसिबल्स, व्यस्त यातायात, 70 डेसिबल्स, औसत फैक्ट्री, 80 डीबी, कष्टदायक शोर की सीमा, तारत्व, पिच। यह आवृत्ति, कंपन प्रति सेकंड, पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति, उच्च तारत्व, जैसे सीटी की आवाज, पक्षी की चहचहाहट, या महिला की आवाज। निम्न आवृत्ति, कम तारत्व, जैसे ढोल की आवाज या शेर की दहाड़। शेर की दहाड़ प्रबल होती है पर उसका तारत्व कम होता है, जबकि पक्षी की ध्वनि क्षीण होती है पर तारत्व अधिक होता है। श्रव्यता की सीमा,
श्रव्य ध्वनि ऑडिबल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अश्रव्य ध्वनि इनऑडिबल 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति। पराध्वनि अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से अधिक। विशेष कुत्ते या गाल्टन की सीटी गल्टन्स विसल के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। 7. शोर और संगीत। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव। संगीत म्यूजिक वह ध्वनि जो कानों को सुखद और सुस्वर प्लीजिंग लगती है। शोर नॉइस वह अवांछित ध्वनि जो मानसिक और शारीरिक कष्ट का कारण बनती है, जैसे निर्माण स्थल की आवाजें। ध्वनि प्रदूषण का गंभीर मूल्यांकन। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसके मुख्य स्रोत वाहनों के हॉर्न, मशीनें, लाउडस्पीकर और आतिशबाजी एक्सप्लोजन्स, फायरवर्क्स हैं। स्वास्थ्य प्रभाव। अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, चिंता और अस्थायी या स्थायी श्रवण दोष हियरिंग इम्पेयरमेंट। शमन रणनीतियां। मशीनों में साइलेंसर का उपयोग। उद्योगों का आवासीय क्षेत्रों से अलगाव और सड़कों के किनारे भारी संख्या में वृक्षारोपण। पेड़ ध्वनि को अवशोषित अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे शोर का प्रभाव कम होता है। 8. निष्कर्ष और व्यवहारिक शिक्षण रणनीतियां। ध्वनि का शिक्षण प्रयोगात्मक अधिगम के बिना अधूरा है। छात्रों को स्वयं ध्वनि निर्माता बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रायोगिक गतिविधियों का संकलन। जल तरंग एक्टिविटी 10.5 6-8 धातु के कटोरे या गिलास लें। उनमें जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ाते हुए रखें। पेंसिल से प्रहार करने पर उत्पन्न स्वरों की तुलना करें। गुब्बारा कर्णपटह मॉडल एक्टिविटी 10.10 एक डिब्बे पर गुब्बारा तानकर उस पर अन्न के दाने रखें। नीचे से हुर्रे बोलने पर दाने उछलने लगते हैं। कारण ध्वनि की ऊर्जा गुब्बारे की झिल्ली को कंपित करती है, जो दानों को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। धातु का स्केल संचरण। ठोस में ध्वनि की गति का अनुभव करने के लिए मेज के कंपन महसूस करना। अंतिम संदेश। विज्ञान की शिक्षा केवल सूचनाओं का संचय नहीं है, बल्कि जिज्ञासा की वह लौ है जो छात्रों को प्रकृति के रहस्यों को वैज्ञानिक तर्क के प्रकाश में देखने की प्रेरणा देती है। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण ही एक जिज्ञासु मस्तिष्क का निर्माण करता है। ध्वनि उत्पादन, संचरण और प्रभाव। एक विस्तृत ब्रीफिंग दस्तावेज। ये दस्तावेज ध्वनि की प्रकृति, इसके उत्पादन के तंत्र, संचरण के माध्यमों और मानव जीवन पर इसके प्रभावों का एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कार्यकारी सारांश एग्जीक्यूटिव समरी। ध्वनि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो संचार और परिवेश की समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दस्तावेज के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। उत्पादन। ध्वनि का मूल स्रोत कंपन वाइब्रेशन है। किसी भी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति ही ध्वनि उत्पन्न करती है। मानव वाक्तंत्र। मनुष्यों में ध्वनि वाक्यंत्र लैरिंक्स या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है, जहां वाक् तंतुओं के कंपन से आवाज निकलती है। संचरण। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। यह निर्वात वैक्यूम में संचरित नहीं हो सकती। श्रवण प्रक्रिया। मानव कान का कर्णपटह ईयरड्रम ध्वनि के कंपनों को ग्रहण कर मस्तिष्क तक भेजता है। ध्वनि के गुण। आयाम एम्पलीट्यूड ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है, जबकि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी उसके तारत्व पिच या तीखेपन को। स्वास्थ्य प्रभाव। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कष्टदायक होती है। अत्यधिक शोर से अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और श्रवण शक्ति में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 1. ध्वनि का उत्पादन और कंपन। ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है।
कंपन का अर्थ है किसी वस्तु की तीव्र गति से आगे पर। बड़ी इच्छे या इधर उधर होने वाली हलचल। वाद्य यंत्रों में कंपन, वीणा, सितार, तानित डोरी या तार के कंपन से। तबला, मृदगम, तानित झिल्ली, मेम्ब्रेन पर आघात से। बांसुरी, वायु स्तंभ के कंपन से। मंजीरा, घटम, करताल। इन यंत्रों को केवल पीटने या आघात करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। महत्वपूर्ण अवलोकन: जब कोई वस्तु कंपन करना बंद कर देती है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। कई मामलों में ये कंपन आसानी से दिखाई देते हैं, जबकि कुछ में इनका आयाम इतना कम होता है कि इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। 2. मानव ध्वनि तंत्र, द ह्यूमन वॉइस। मनुष्यों में ध्वनि का उत्पादन वाक्यंत्र या कंठ, लैरिंक्स के माध्यम से होता है। तंत्र की कार्यविधि: ये श्वासनली के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। इसके आर पार 2 वाक तंतु, वोकल कॉर्ड्स, इस प्रकार तने होते हैं कि उनके बीच वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक बाहर निकालते हैं तो ये तंतु कंपित होते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं की लंबाई में अंतर: पुरुष लगभग 20 मिलीमीटर लंबी, महिलाएं लगभग 15 मिलीमीटर लंबी, बच्चे अत्यंत छोटे वाक तंतु। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ की गुणवत्ता और पिच अलग अलग होती है। 3. ध्वनि संचरण के माध्यम, मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। गैस, वायु। हमारे आसपास की अधिकांश ध्वनियाँ वायु के माध्यम से हम तक पहुँचती हैं। द्रव, जल। जल के भीतर भी ध्वनि संचरित होती है। व्हेल और डॉल्फिन जैसे जीव जल के अंदर इसी माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ठोस, ध्वनि ठोस पदार्थों जैसे लकड़ी, धातु या डोरी में सबसे प्रभावी ढंग से चलती है। खिलौना टेलीफोन, टॉय टेलीफोन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। निर्वात, वैक्यूम। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि वहां कंपन ले जाने के लिए कोई कण नहीं होते। 4. मानव कान और श्रवण प्रक्रिया। मानव कान एक जटिल यंत्र है जो वायु के कंपनों को समझता है। संरचना: बाहरी कान एक कीप, फनल जैसा होता है जो ध्वनि को एकत्रित कर एक नलिका में भेजता है। इसके अंत में एक पतली, तानित झिल्ली होती है जिसे कर्णपटह, ईयरड्रम कहते हैं। कार्य: ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। ये कंपन आंतरिक कान, इनर ईयर तक पहुंचता है, जहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। सावधानी: कानों में कभी भी कोई तीखी या नुकीली वस्तु नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि यह कर्णपटह को स्थायी रूप से क्षति पहुंचा सकती है। 5. आयाम, आवृत्ति और ध्वनि के गुण। ध्वनि की पहचान उसके 2 मुख्य गुणों के आधार पर की जाती है: क आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और तारत्व, पिच। परिभाषा: प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे हर्ट्ज, Hz में मापा जाता है। तारत्व: ये ध्वनि की तीक्ष्णता, श्रिलनेस को निर्धारित करता है। उच्च आवृत्ति: ध्वनि अधिक तीखी या उच्च तारत्व वाली होती है, जैसे सीटी, पक्षी की आवाज़, महिला की आवाज़। कम आवृत्ति: ध्वनि का तारत्व कम होता है, जैसे ढोल, शेर की दहाड़, पुरुष की आवाज़। ख आयाम, एम्पलीट्यूड और प्रबलता, लाउडनेस। प्रबलता: ये ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि आयाम 2 गुना होता है तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। इकाई: प्रबलता को डेसिबल,
डीबी में व्यक्त किया जाता है। विभिन्न स्रोतों की प्रबलता की तालिका। स्रोत प्रबलता डीबी में सामान्य श्वास 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट 5 मीटर पर 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल, औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल। 6 श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। मानव कान सभी आवृत्तियों की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता। मानव श्रवण सीमा रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज तक। अश्रव्य इनऑडिबल 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियाँ। परावृव्य अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियाँ। कुत्ते और कुछ अन्य जीव इन्हें सुन सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड उपकरणों में इसी का उपयोग होता है। 7 शोर और ध्वनि प्रदूषण नॉइस पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण आधुनिक वातावरण की एक गंभीर समस्या है। शोर vs संगीत। अप्रिय और अवांछित ध्वनि को शोर नॉइस कहा जाता है, जबकि कानों को सुखद लगने वाली ध्वनि सुस्वर ध्वनि या संगीत कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत वाहनों का शोर, पटाखों का विस्फोट, मशीनें, लाउडस्पीकर, ऊंची आवाज में टीवी, कूलर और एयर कंडीशनर। स्वास्थ्य संबंधी हानियां अनिद्रा इंसोम्निया, अति तनाव, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, चिंता और अन्य मानसिक विकार। लगातार ऊंचे शोर में रहने से सुनने की क्षमता में स्थायी या अस्थायी कमी। 8 ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए स्रोतों पर नियंत्रण आवश्यक है। 1 उपकरणों में सुधार। हवाई जहाज़ों के इंजन, वाहनों और औद्योगिक मशीनों में रवशामक साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए। 2 स्थान नियोजन। उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। 3 व्यवहारगत परिवर्तन। वाहनों के हॉर्न का न्यूनतम